और रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सरकार से बातचीत के लिए छात्र तैयार हो चुके हैं। छात्र और सरकार के प्रतिनिधि मंडल के बीच आज ये बातचीत होने वाली है और सरकार के बताए हुए स्थान और समय पर ये बातचीत होगी। छात्रों ने रांची एसडीएम एडीएम को इसकी जानकारी भी दे दी है। अब छात्रों का चयन किया जाएगा जो प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होंगे। 5 छात्रों का ये प्रतिनिधि मंडल बनेगा और इससे लेकर अब जानकारी ये सामने आती हुई कि सरकार से बातचीत करने के लिए अब छात्र जो हैं वो तैयार हो गए हैं और आज 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकार के बताए हुए स्थान और समय पर बातचीत करते नजर आएंगे और छात्रों ने ही इसकी जानकारी एसडीएम और एडीएम को दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई, जिसमें आज बातचीत होगी और संभवतः इस बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकल सके। छात्र जिस आंदोलन पर लगातार डटे हुए हैं उसमें उन्हें सफलता हासिल हो सके, उनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार को लेकर क्या कुछ तस्वीर उभरती है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, सोनम वांगचुक ने कल ये कहा भी था, जिसके बाद देवेंद्र महतो ने जल ग्रहण किया और आज छात्र का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करने वाला है। ये वक्त क्या जानकारी सामने आ रही है, कब का है? जी, फिलहाल वक्त और स्थान की जानकारी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं आई है। छात्रों के द्वारा भी ये कहा गया है कि सरकार की तरफ से समय और स्थान बताया जाएगा। हालांकि जो स्थान है वो स्टेट गेस्ट हाउस हो सकता है। हालांकि समय को लेकर फिलहाल जो जिच है वो अभी बरकरार है। सरकार की तरफ से कब समय दिया जाता है ये देखना होगा। हालांकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो छात्रों के तरफ से भी जो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सरकार से वार्ता के लिए जाएगा, इसे लेकर भी आज जो है वो नाम तय होंगे कि कौन से छात्र होंगे जो कि आंदोलन में हैं, जो सरकार से वार्ता कर अपने पूरे पक्ष को वहां पर रखेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर छात्रों के बीच भी फिलहाल सहमति बनाई जा रही है कि आखिर कौन से छात्र होंगे जो छात्र सरकार के साथ वार्ता करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो वार्ता के लिए सरकार की तरफ से पहल की गई है। एडीएम और जो एसडीएम है रांची, वो दोनों कल गए थे छात्रों के पास और सरकार से वार्ता का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद छात्रों ने इस पर देर रात जो है वो मंथन के बाद निर्णय लिया और कहा कि उनका 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सरकार से वार्ता करेगा। हालांकि उन्होंने भी ये बातें कही हैं कि जो उनकी मांगे हैं वो मुखरता के साथ सरकार के समक्ष रखेंगे, ताकि तमाम चीजों पर जो है जो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से अनियमितताएं पूर्व में भी होती आई हैं, उन तमाम चीजों पर लगाम लग पाए। तो देखना होगा कि आज कौन सा समय होता है जब वार्ता होगी। हालांकि विधानसभा का मॉनसून सत्र है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सेकेंड हाफ का समय जो हो सकता है वो महत्वपूर्ण हो सकता है और उसी बीच ये प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच वार्ता होगी। बिल्कुल ओम प्रकाश, क्योंकि कई और छात्र हैं जो इस भूख हड़ताल में अब शामिल हो चुके हैं और जिनकी तरफ से अब अन्न का ग्रहण जो है वो त्याग दिया गया है। ऐसे में उनकी स्थिति कैसी है? जी, बता दें कि जो छात्र हैं भूख हड़ताल पर हैं, करीब 5 छात्र जो हैं और जो छात्राएं हैं उन्हें मिलाकर 5 लोग भूख हड़ताल पर हैं। फिलहाल जो उनकी स्थिति है वो जिस तरह से अन्न ग्रहण नहीं करने से जो कमजोरी होती है, जिस तरह की वीकनेस होती है, वो जरूर देखने को मिल रही है। हालांकि लिक्विड्स जो कि पानी का सेवन जरूर कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति जो है वो गिरती ही। चलिए, अब उम्मीद की जानी चाहिए ओम प्रकाश की आज की इस वार्ता से, आज की इस मुलाकात और चर्चा से छात्रों को ये भरोसा हो पाए कि उनके मांगों को लेकर सरकार गंभीर है और कोई रास्ता निकल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां जेपीएससी मामले में छात्रों से वार्ता करने को लेकर सरकार की ओर से कमेटी का गठन किया गया है। 4 मंत्रियों समेत एक वरीय आईएएस को टीम में शामिल किया गया है। कमेटी में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव के साथ स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह शामिल हैं। कमेटी के बनने के बाद डेलीगेट्स में शामिल सभी मंत्रियों और वरीय आईएएस के बीच 2 घंटे की बैठक भी हुई थी।
तो जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन रांची में जारी है। आंदोलन के 12वें दिन सरकार की ओर से छात्रों को वार्ता का न्योता दिया गया, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई और इसी बीच जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भूख हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन उनका अनशन जारी रहेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रों की मांग पर गंभीरता दिखाई, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का बयान आंदोलन को और हवा दे सकता है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ जारी है आंदोलन। आंदोलन के 12वें दिन जागी झारखंड सरकार। आंदोलनकारियों को दिया वार्ता का न्योता। छात्रों की दो टूक, बंद कमरे में बात मंजूर नहीं। बड़ा सवाल, छात्रों की मांग पर क्या करेगी सरकार? जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन 12 दिन से जारी है। खुले में तिरपाल के नीचे बैठे छात्र हार मानने को तैयार नहीं दिख रहे। झारखंड सरकार पर अब तक आंदोलनकारी छात्रों की अनदेखी का आरोप लग रहा था, लेकिन आंदोलन के 12वें दिन सरकार एक्शन में दिखी और अधिकारियों को वार्ता का न्योता देकर जयपाल सिंह स्टेडियम भेजा। सरकार की ओर से मोरहाबादी स्टेट गेस्ट हाउस में छात्रों के 5 प्रतिनिधियों के साथ वार्ता का न्योता दिया गया, लेकिन छात्र बंद कमरे में बात को तैयार नहीं दिखे और प्रस्ताव पर विचार के लिए समय मांगा। 5 लोगों का नाम दे दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग साथ नहीं है, तो टोटल मिलाकर 5 लोगों का नाम दे दीजिए, ताकि हम लोग आपको ले जाए वहाँ पर और आपकी वार्ता हम लोग माननीय राज्य सरकार से करवाएंगे। छात्रों का प्रतिनिधित्व हमारे कुछ को टीम के साथ ही कर रहे हैं और हम लोग पर तमाम छात्रों का बहुत विश्वास है। हम चाहते हैं कि हम लोग का एक प्रस्ताव आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दें कि वार्ता जब भी होगा पब्लिकली होगा। इस बीच छात्रों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आमरण अनशन जल पीकर तो तोड़ दिया, लेकिन उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। सोनम वांगचुक से बातचीत के बाद देवेंद्र ने कहा कि अनशन जारी है और अब केवल पानी के सहारे छात्रों के लिए आंदोलन होगा। मेरा जल और नमक के साथ अन्न को त्याग करते हुए ये भूख हड़ताल जब तक जारी रहेगा तब तक ये सरकार नहीं मानेगी। और सोनम वांगचुक जी भी जल ग्रहण करते थे और अन्न का त्याग करके भूख हड़ताल कर रखे थे। रांची में जारी छात्रों का आंदोलन परवान चढ़ता जा रहा है, तो सीएम हेमंत सोरेन तक भी इसकी आंच पहुंच रही है। सीएम ने मामले में कहा कि ये एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। उन्होंने बातचीत के दरवाजे खुले होने की बात कहते हुए सीबीआई से जांच की मांग से फिलहाल इनकार कर दिया। निश्चित रूप से उनके विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही, और वो लोग अपनी बातों को रखेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता से लेगी। हालांकि पूरे मामले पर बयानवीर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने वो बात जरूर कह दिया जिसे लेकर आंदोलन की आंच और भी तेज हो सकती है। उन्होंने आंदोलन को बकवास करार दिया और पेपर लीक से भी साफ इनकार कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में पेश किया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि झारखंड में युवा धरना पर है। नेट का जो धरना है उससे झारखंड का धरना को कंपेयर किया जा रहा है। मतलब टोटली रविश। झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। मेरे भाजपा को बता दीजिएगा, आप त्रुटियां पाई गई है, कुछ खामियां पाई गई है, गड़बड़ियां पाई गई है, मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया। छात्र आंदोलन के 12वें दिन झारखंड सरकार की ओर से वार्ता का न्योता सराहनीय पहल है। छात्र परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग पर डटे हैं, लेकिन इस पर सरकार के साथ सहमति के आसार भी नहीं दिख रहे। 6 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में ये मुद्दा और भी गर्मा सकता है। जरूरत है आंदोलन की चिंगारी के जोर पकड़ने से पहले शांत करने की, नहीं तो सत्र के संचालन पर भी इसका असर पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।
जेपीएससी में गड़बड़ी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। पेपर में गड़बड़ी पर सीआईडी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रांची और लखनऊ पुलिस की कार्रवाई हुई है। छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। रांची से उमाकांत राव और रोशन किरकेट्टा गिरफ्तार किए गए हैं। मनोज कुमार, धर्मेंद्र कुमार की गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ से रक्षक सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तो जेपीएससी से जुड़ी ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, किन गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल, इस गिरफ्तारी के साथ ही इन 5 लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही अब जो सीआईडी के द्वारा इस पूरे मामले में कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल इन तमाम लोगों से पूछताछ और कई डिजिटल साक्ष्य भी बरामद हुए हैं, जिसमें सीआईडी को कई अहम सुराग मिले हैं। बता दें कि इन गिरफ्तार होने वालों में जो धर्मेंद्र कुमार है वो अनुबंध कर्मी है, जो कि झारखंड सरकार में ही कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर कार्यरत था। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो टीडीपीएल का अकाउंटेंट भी रक्षक सिंह जो है वो लखनऊ से गिरफ्तार हुआ है, जिससे भी पूछताछ की गई है। वो भी अगर कहें तो वो टीडीपीएल में कर्मचारी था, तो वहीं उसने जेपीएससी की पीटी परीक्षा जो है वो भी पास की थी, जो फर्जी तरीके से उसने पास की थी। वहीं इस पूरे मामले में कुछ एजेंट और अगर बात की जाए तो कुछ सफल अभ्यर्थी भी शामिल हैं, जो कि गड़बड़ी आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने गलत तरीके से जेपीएससी परीक्षा पास की थी, इसे लेकर गिरफ्तार किया गया। तो कहा जा सकता है कि जेपीएससी को लेकर जो सीआईडी की जांच है वो तेज हो चली है। इस पूरे मामले में 19 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। पूर्व चेयरमैन जो कि एल ख्यांगते हैं वो भी लगातार सीआईडी के रडार पर है, उनसे भी कई राउंड की पूछताछ हो चुकी है। वहीं अगर बात करें तो ओएमआर शीट है उसे भी जमा करने की अपील जो है वो छात्रों से, जो सफल अभ्यर्थी हैं उन तमाम लोगों से ओएमआर शीट मांगा गया है, जिसकी भी एफएसएल जांच जो है वो सीआईडी के द्वारा कराई जाएगी, ताकि अगर उसमें भी कोई छेड़छाड़ बाद में की गई है या परीक्षा के समय की गई है तो उन तमाम चीजों की जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आ पाए। तो इस तरह से सीआईडी की जांच में न सिर्फ तेजी बल्कि अगर कहें तो वैज्ञानिक अनुसंधान को भी जोड़ा जा रहा है और छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए सीआईडी अपनी कार्य को तेजी से कर रही है। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ चीजें और सामने आती है, क्योंकि अब तक जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उन तमाम लोगों के पीछे कोई ना कोई बड़ी शख्सियत शामिल है। इस तरह की आशंका प्रबल बनी हुई है और उन बड़ी मछलियों को कब तक गिरफ्तार किया जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। जी चलिए, ओम प्रकाश बने रहिए। अगली खबर पर वापस लौट रहे हैं। तो रांची से ही जेपीएससी से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जिसमें गड़बड़ी पर सीआईडी का एक्शन जो है वो देखने को मिला है। ओएमआर शीट की एफएसएल अब जांच कराई जाएगी और परीक्षा में जो यहाँ पर सफल छात्र थे उनकी अब ये शीट की जांच होती हुई नजर आएगी। ओएमआर शीट में गड़बड़ी और छेड़छाड़ की जानकारी जो है वो सीआईडी को मिली है और इसे लेकर अब कहा गया है कि जितने भी इसमें सफल छात्र रहे उनकी अब उस ओएमआर शीट को जांचा जाएगा, उसे देखा समझा जाएगा। ओम प्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, चूंकि आप इसकी जानकारी भी दे रहे थे कि ओएमआर शीट जो है वो अब एफएसएल जांच के दायरे में जाने वाली है, संभवतः ये मानकर हम चलें कि सीआईडी के पास ऐसे क्लूज तो मिले हैं जिनमें उन्हें लग रहा है कि जो सफल हुए उनके पीछे कहीं ना कोई खेल है। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि जो मार्कशीट की कार्बन कॉपी है वो छात्रों से मांगी गई है, जो भी सफल अभ्यर्थी हैं। बता दें कि कई ऐसी कॉपीज जो वायरल भी हुई थी, जिसमें कि कम क्वेश्चन का आंसर देने वाला भी छात्र जो था वो सफल था। 46 क्वेश्चन का आंसर देने वाला सौरभ, जो कि पिछले दिनों ही गिरफ्तार हुआ है, सीआईडी के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया था। तो पूरी तरह से इसमें गड़बड़ी की आशंका है। वहीं सीआईडी के द्वारा कार्बन कॉपी मांगे जाने के बाद हो सकता है कि कई छात्रों ने अपने ओएमआर शीट में कुछ गड़बड़ी की हो। इसे देखते हुए एफएसएल जांच के लिए ओएमआर शीट को भेजा जा रहा है, ताकि वैज्ञानिक अनुसंधान से भी ये पता चल सके कि परीक्षा के बाद अगर किसी ने भी ओएमआर शीट से छेड़छाड़ की है तो उसकी पूरी जानकारी जो है वो एफएसएल के माध्यम से सीआईडी को मिल सके, ताकि जांच में अगर उस गड़बड़ी का पता लगता है तो उस अभ्यर्थी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की बातें जो है वो सीआईडी का स्पष्ट रूप से इस पर कहना है और यही
यही वजह है कि ओएमआर शीट में अब वैज्ञानिक अनुसंधान को जोड़ा जा रहा है। और इसके पीछे जैसा कि बता दें कि इन अब तक जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़े जो लोग हैं उनका हाथ हो सकता है, यानी कि बड़ी मछलियां अभी भी शिकंजे से बाहर है। उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके, इसके लेकर ओम प्रकाश, कोई डेडलॉक दिया गया है, कोई समय तय किया गया है कि आपको इस अवधि तक ये तमाम ओएमआर शीट जो हैं वो देने होंगे, जमा करने होंगे, जिसकी जांच होगी? जी बिल्कुल, ये शीट जमा करने की तिथि 5 अगस्त तक थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया गया है। 7 अगस्त की शाम 5 बजे तक तमाम ओएमआर शीट को जमा करने का निर्देश जो है वो सीआईडी की तरफ से दिया गया। तो जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उन्हें अपने ओएमआर शीट को जमा करना है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके द्वारा अभी भी ओएमआर शीट को जमा नहीं किया गया, जिसे देखते हुए ही डेडलाइन की अवधि जो है वो बढ़ाई गई है। इसके बाद अगर देखना होगा कि डेडलाइन की अवधि और बढ़ती है या फिर जो जिन छात्रों के द्वारा जो ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी नहीं जमा की जाती है तो उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर सीआईडी की तरफ से की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन कर रहे जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों से बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पहुंचे बीजेपी नेताओं ने छात्रों से बात की और उनकी मांगों को सुना। छात्रों से बातचीत के बाद बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार ने राज्य में नौकरियां बेची है। विधानसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए सीएम से इस्तीफा मांगा। वहीं बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही ने इरफान अंसारी की ओर से आंदोलन को बकवास बताने पर नाराजगी जताई और स्वास्थ्य मंत्री के ज्ञान पर सवाल उठाए। तो देखिए, रांची में जारी छात्रों के आंदोलन के बीच आज से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। ये सत्र 12 अगस्त तक चलने वाला है। कुल 6 दिन का ये सत्र होगा और माना यह भी जा रहा है कि ये सत्र जिसमें 6 दिनों के इस सत्र में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और अभ्यर्थियों के आंदोलन का मुद्दा सदन में गूंज सकता है। और ऐसे में सुरक्षा को लेकर विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। हालांकि हाईकोर्ट को निषेधाज्ञा से बाहर रखा गया है। आज सुबह 6 बजे से लेकर 12 अगस्त की रात 10 बजे तक ये निषेधाज्ञा लागू की गई है। यानी कई अन्य मुद्दों पर भी जब विपक्ष में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की गई है तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी के साथ मौजूद होगा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें सीएम हेमंत सोरेन के साथ बीजेपी और बाकी सभी दलों के नेता शामिल रहे। सीएम ने कहा कि सदन में सरकार हर जनहित के मुद्दे पर सार्थक चर्चा, जवाबदेही और सकारात्मक संवाद के लिए तैयार है। बैठक में शामिल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्य रूप से कृषि सुखाड़ की आशंका के साथ खराब व्यवस्था के मुद्दे को रखा गया। वहीं जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री को छात्रों से मुलाकात करनी चाहिए, साथ ही परीक्षा रद्द करने की मांग की, लेकिन सीएम ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कृषि का जो मामला है पूरा राज्य में एक प्रकार से सुखाड़ की स्थिति पैदा हो गई है। फिर कानून व्यवस्था है, दूसरा डेवलपमेंट पूरी तरह से रुका हुआ है। जगह जगह आप देखते होंगे सड़कें कैसी है, खराब है। तो सारी बातों को अध्यक्ष ने भी सुना है। उन्होंने कहा कि कार्य अब हाउस के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठकें होंगी तो बाकी विषयों पर चर्चा करते हैं। छात्रों के आंदोलन के बारे में मैंने कहा कि भाई सरकार को उस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए बिना विलंब किए। मुख्यमंत्री टालमटोल कर रहे थे, वो अन्य दूसरे राज्यों का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे कि उसे बिहार में भी गड़बड़ियां हैं, उड़ीसा में भी गड़बड़ियां हैं। मतलब मैंने डायरेक्ट रूप से वो एनडीओ पर भी दोषारोपण करने के प्रयास कर रहे थे। उस पर भी हमने कहा कि दूसरे राज्य में अगर गड़बड़ियां हैं तो दूसरे राज्य की सरकार जवाबदेही है, वो समझेंगे उनके स्टेट में क्या करना है। हमारे स्टेट में क्या करना है ये आपकी जवाबदेही है, आपको करना है, तो आप यहाँ पे। जयराम जी ने इस विषय को रखा है, लेकिन कोई भी मंत्री वहाँ अगर जाएंगे तो बिना मुख्यमंत्री जी की अनुमति के बिना तो नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार में शामिल कोई मंत्री, मुखिया तो हमारे हेड तो मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री जी इस विषय पर विचार करेंगे। कल कार्यमंत्रणा समिति की बैठक है, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में बहुत बातें तय दी होंगी।
और बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल यहां खुलती हुई नजर आई। मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल का हाल आपको साफ नजर आ जाएगा। टूटे पैर का इलाज की व्यवस्था यहां नहीं है। मरीज को कार्टन बांधकर रेफर कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल भी हुआ। सिविल सर्जन की अजीबोगरीब दलील यहां नजर आती है। तत्काल राहत के लिए सब कुछ जायज है, उनका ये तर्क दिखा और पूरे मामले की जांच की बात कही गई। अच्छा प्लास्टर डालते हैं, अगर उसकी व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए वही स्प्लिंट डाल के हायर सेंटर इलाज के लिए रेफर करते हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ उस समय ड्यूटी में ऑर्थो के डॉक्टर भी नहीं थे और हमारे यहाँ ड्रेसर वगैरह या ये करने वाले स्टाफ की कमी है, तो ड्यूटी में जो डॉक्टर थे वो एज ए स्प्लिंट मान के सदर अस्पताल इसको रेफर किया था। व्यवस्था भी नहीं है। हम लोग प्रयासरत हैं कि डॉक्टर की कमी है, स्टाफ की कमी है, उसके लिए कई बार लिखा गया है, कहा गया है। प्रयास में है कि स्टाफ आए और यहाँ के लोगों को पूर्ण इलाज की व्यवस्था मिले। था कि फ्रैक्चर था, फ्रैक्चर देखे और हमारे यहाँ प्लास्टर की व्यवस्था नहीं थी, स्टाफ नहीं थी, इसलिए हम स्प्लिंट बांध के हायर सेंटर रेफर कर दिए। जांच करा लेते हैं और सफल कार्रवाई करेंगे। कितना सही मानते हैं अनुमंडलीय अस्पताल में इस तरह? देखिए, लाइफ सेविंग में कोई भी काम जायज होता है ना। तो अगर मान लेते हैं कि तत्काल उसको रेफरल की व्यवस्था है और मरीज दर्द से छटपटा रहा है, तो जो भी सामने नजर आता है उससे उसका इमोबिलाइजेशन किया जाता है। उसके लिए कोई वस्तु अलग से निर्धारित नहीं है, लेकिन प्लान्ड वे में अगर किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही सिलेक्ट किया जाता है कि उसका इमोबिलाइजेशन है। जो ऐसे तो ड्रेसर और ये सारे स्टाफ लोगों की वहाँ कमी है, तो दिन में हम लोग तो प्रॉपर काम कर लेते हैं, लेकिन रात में इस तरह का केसेस जो है सपोर्टिव अगर हम उसको दे देते हैं, मरीज को कुछ आराम मिल जाए, उस तरह का काम करें और उसको भेज देते हैं। हायर सेंटर में चला आता है और यहाँ पर सारा इलाज हो जाता है। अगर इलाज में लापरवाही हुई होगी क्या करवाएं? उसके लिए हम लोग अपना जांच करा के और अगर लापरवाही होगी तो उन पर कार्रवाई करें। अब देखिए, सवाल भी कई हैं। सवाल है कि कब अस्पतालों की सेहत जो है वो सुधर पाएगी, और सवाल कि अस्पताल का ये हाल है तो CHC, PHC क्या होगा? कब तक ये संसाधनों का रोना चलता रहेगा? और सवाल ये भी है कि आखिर कब तक स्टाफ की कमी पूरी हो पाएगी? सवाल ये है कि कब तक रेफर का खेल भी चलता रहेगा? जांच और कार्रवाई की बातें कब तक होती रहेंगी? ये सारे सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, इसके पहले भी कई अस्पतालों से इस तरह की लापरवाही की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां पर पुलिस ने 28 जुलाई की रात महज आधे घंटे के भीतर 2 अलग अलग जगहों पर गोलीबारी का 2 लोगों को घायल करने वाले 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी ने इलाके में अपना खौफ कायम करने के मकसद से एक बड़ा अपराधी बनने के लिए वारदात को अंजाम दिया, जिनके पास से एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, एक अपाचे बाइक और 2 मोबाइल फोन की बरामदगी की गई है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वाहन को साइड न देने के विवाद में उन्होंने पहले माइक्रो फाइनेंस कर्मी प्रवीण कुमार झा को और फिर उसके ठीक कुछ देर के बाद ही पान कारोबारी जो है उन्हें गोली मार दी। ऋषिकेश कुमार महतो, पिता राजाराम महतो, साकिन रामपुरा, थाना सिंहवाड़ा को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और उनके पास से घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी लाल रंग की अपाची, वो भी उनके पास से मिल गई। और उसके बाद जब पूछा गया तो हथियार कहाँ से लाए थे, तो उन्होंने बताया कि हम हथियार मनीष कुमार महतो से जो मंगरथू कमतौल के हैं उनके पास से हम लिए थे और हम काफ़ी नशा में थे, फोरेक्स पिए हुए थे। इस नशा में जो हमको साइड नहीं दिया उस पर हमने गोली चलाया। गया जिससे बड़ी खबर, जहां चौकीदार पर जानलेवा हमला हुआ। नशे में 2 युवक ने हमला किया। धारदार हथियार से चौकीदार पर वार किया गया। ड्यूटी से चौकीदार लौट रहा था। चौकीदार गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गया जिससे बड़ी खबर, जहां चौकीदार पर ही जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है।
खिड़की पानी टंकी के पास वो आया और चाकू से मारना शुरू कर दिया। कौन मारना शुरू कर दिया? चंदन कुमार, अच्छा, भापिया के हैं, पिता उसका देवरानंद सिंह। चाकू रोकने में मेरा हाथ कटा, सब मार दिया। अच्छा, 3-4 जगह भोग दिया। वो कह रहा है कि बोल तुमको मर्डर करने आए थे। मेरा परिवार से भी बोला है वो कि ओरा मार देती वाल जान मर्डर करे ले लियो। कहाँ का रहने वाला? कहाँ का रहने वाला? की रही था। पहले से कुछ विवाद था? कोई विवाद नहीं। और न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।